नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 61। इससे पहले 1 से लेकर 60 सेट हमारे चैनल के बिहार दरोगा प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके देख लीजिए। वहीं दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। देख लेते हैं, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो। भोगवा, तो भोगवा किनारे है लोथड़। हिंडन के किनारे आलमगीरपुर, और घग्गर जो है ये कालीबंगा। और आप लोग जान लें, मोहनजोदड़ो जिसका खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। वहीं बात करें लोथल, तो लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था। कब? 1957-58 में, 57-58 में। वहीं कालीबंगा की बात करें तो ये बीके थापर और ब्रिजवासी लाल ने इसकी खोज किया था 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में ये राजस्थान में है। वहीं आलमगीरपुर इसका खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, और यह उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किया है। तो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किया है एडविन अर्नॉल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए। किसने? एडविन अर्नॉल्ड ने इसकी रचना किया है। वहीं एक और बुक है इसी पर, बुद्ध पर एक और बुक है, उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया पोयम द डिफाइंड द बुद्धा। इसके लेखक कौन है? जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश इसके लेखक हैं। वहीं बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग बताएं, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है E.M. फोस्टर। कौन है? E.M. फोस्टर इसके लेखक है। वहीं जंगल बुक इसके लेखक कौन है? तो जंगल बुक के लेखक है रूपयार्ड किपलिंग। और वहीं एक और जुरासिक पार्क के लेखक कौन है? माइकल क्रिचटन इसके लेखक है, क्रिचटन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। एलोरा का मंदिर, तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा ने कराया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है सोलंकी राजा ने इसका निर्माण कराया था। वहीं दशावतार मंदिर गुप्त राजाओं के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। वहीं बात करें, क्वेश्चन आता है, जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण कराया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। कहाँ? पाकिस्तान में। वहीं एतमातुद्दौला का मकबरा, इसका निर्माण भी नूरजहां ने कराया था। ये एतमातुद्दौला ये नूरजहां के पिताजी थे। कौन थे? नूरजहां के पिताजी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुगल काल में दारोगा का पद क्या था? तो मुगल काल में दारोगा का पद टकसाल अधिकारी को दारोगा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें, मीर बख्शी कौन होता था? मुगल काल में मीर बख्शी होता था सेना विभाग का प्रमुख, या सेनापति कह सकते हैं। सेना विभाग का प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। वहीं मीर आतिश क्या होता था? मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान को मीर आतिश कहा जाता था। वहीं मुहतसिब ये लोक आचरण निरीक्षणकर्ता होता था। लोक आचरण निरीक्षणकर्ता को मुहतसिब कहा जाता था। वहीं मीर बहर नौसेना अधिकारी को मीर बहर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है, रंगीला बादशाह। वहीं जहादर शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, जहादर शाह को। वहीं शाह आलम द्वितीय, इसका असली नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका असली नाम था अली गौहर। क्या था? अली गौहर। बहुत बार एग्जाम में आया, अली गौहर इसका असली नाम था। किसका? शाह आलम द्वितीय का। अच्छा, नृप निर्माता किसे कहा जाता था? तो अली बंधु जो थे,
अली बंधु जो थे उसे नृप निर्माता यानी राजा निर्माता कहा जाता था। अली बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो ये किसने किया था? गोपाल किस गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल किस गोखले ने कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया था। वहीं बात करें गोपाल किस गोखले, तो गोपाल किस गोखले का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 19 फरवरी 1915 ईस्वी को। इनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाडे और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्हें एक उपाधि भी मिला था, वो उपाधि क्या था? ग्लेडस्टोन की उपाधि इन्हें दिया गया था इनकी राजनीतिक सूझबूझ के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हारगोट समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो हारगोट समिति का संबंध शिक्षा से था। किससे? शिक्षा से था। इसकी गठन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा हेतु इसका जो है गठन किया गया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एवं मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए सिफारिश किया था। वहीं इससे पहले वाला सेट में भी हम लोग देखे थे अरुणडेल समिति। तो इसका संबंध किससे था? राजनीतिक सुधार था और इसका स्थापना किया गया था इसका गठन किया गया था 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम कब फेंका था? तो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अच्छा, सबसे नाटकीय घटना यही था। 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में जो घटना घटित हुई थी, यहाँ सभा चल रही थी और उस सभा के बीच में ही इन दोनों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके। 2 बम फेंके, कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में क्या लिखा हुआ था? बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। वहीं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसके बाद भागने की कोशिश भी नहीं किए और इसके बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। कब? 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। इसी के समय में पहली बार ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर। वहीं 1854 में इन्होंने लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था और डलहौजी के समय में ही पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? R.M. सयानी ने किया था। किसने किया था? R.M. सयानी ने किया था। वहीं बात करें जनगण मन की बात करें तो यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उसमें गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विशन नारायण धर कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो मद्रास टेनेंसी एक्ट यह कब लागू हुआ था? यह लागू होता है 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। चलिए प्रश्न है गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था? ये कराची अधिवेशन में दिया था
जो 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पटेल ने किया था। किसने किया था? पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। वहीं बात करें हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए, प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया था। इसके अनुसार कहा गया था, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा एवं भारत में संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था। गांधी जी ने इसके बारे में यही कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बाद में जो है विरोध के बाद 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को इसे वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया? 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? जिसकी स्थापना किया था दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। किसने? दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? तो इसके सेना नायक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसके लिए एक बैठक हुआ था। कब? 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। इसके बाद जो है इसके स्वीकार कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ये प्रारंभ हो गया था 9 अगस्त से। वहीं 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर शीर्ष सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस में। नेहरू को अल्मेडा जेल में, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया था। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। बहुत बार इससे प्रश्न आए और इसके ये भी प्रश्न आते हैं कि राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली और जयप्रकाश नारायण ये जेल से फरार हो गए। हजारीबाग से जेल से फरार होकर भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। इससे क्वेश्चन आता है कि इसी के दौरान उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य संभाला था। 1942 में ही उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य संभाला था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया था 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही हिस्सा था। 1929 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1929 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया गया और बाद में इसका विलय अखिल भारतीय युवा लीग में कर दिया गया। अखिल भारतीय युवा लीग में कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं कुछ और पत्रिका हम लोग देख लेते हैं। यंग इंडिया तो इसके कौन थे? महात्मा गांधी। वहीं बात करें अल हिलाल, इसके संपादक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ब्रोकन विंग, इसके लेखक थे सरोजनी नायडू। कौन थे? सरोजनी नायडू। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 देता है। अनुच्छेद 15 हम लोग जानते हैं
यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें अनुच्छेद 42, तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत प्रसूति सहायता कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के सुनिश्चित करने का बात कहा गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजन देना क्या है, ये कानूनी अपराध है। वहीं अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम लेने से रोका गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में। काका कालेकर की अध्यक्षता में किया था। वहीं दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1970 के आसपास, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1993 में। कब किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? 1993 में। और इसे मान्यता कब दिया गया था? तो संविधान के 102वें संशोधन के तहत 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 57 में है। किसमें है? 57 में है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार अनुच्छेद फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। 53 की बात करें तो कार्य शक्ति का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वहीं 54 की बात करें तो 54 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वर्णन है। 55 में राष्ट्रपति के कोरम यानी चुनाव के तरीका का वर्णन है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। 57 दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। 58 राष्ट्रपति की योग्यता का चर्चा है। 59 राष्ट्रपति की दशा यानी दशा और शर्त का चर्चा है। वहीं 60 की बात करें तो शपथ की चर्चा है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में वर्णन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश। 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख। कितना होता है? 2.5 लाख होता है। वहीं इसकी योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार या कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, और वहीं या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ये सारे उसके योग्यताएं हैं। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो शाही दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर डी। 1905 को आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन कर दिया गया था। उसी विभाजन को रद्द करने के लिए एक शाही दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। किसके समय में हुआ था? तो ये हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन ये कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा 1911 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सूरजमल का युद्ध। तो ये
और सामूगढ़ की लड़ाई, तो सामूगढ़ की लड़ाई जो है शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। सामूगढ़ की लड़ाई यह औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा सिकों के बीच हुआ था। दारा सिकों के बीच हुआ था। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को। 29 मई 1658 ईस्वी को। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 26 जून 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। वहीं बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ था। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी शेरशाह के द्वारा। सूरजगढ़ का युद्ध, इसमें जो है ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक थे महमूद खां, उसके बीच हुआ था 1534 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। तो 1934 में जो बिहार में गठित हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। एक क्वेश्चन आया था 65वीं बीपीएससी में, क्वेश्चन आया था कि 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। आचार्य नरेंद्र दत्त भी इसके सदस्य थे, लेकिन गठन किया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 ईस्वी में। वहीं 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी। कब? 1934 ईस्वी में। चलिए प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन ने भी जड़त्व का नियम दिया था, लेकिन सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। कोपरनिकस इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। किसने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो टोल्मी ने कहा था। टोल्मी ने क्या कहा था कि पृथ्वी स्थिर है, यानी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य जो है उसका चक्कर लगाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है? जब निम्न दाब हो और ताप उच्च हो, जब जो है प्रेशर क्या हो? कम हो और टेम्परेचर उसका अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का pH मान होता है 4.5 से 8.0, यानी 4.5 से 8 के बीच होता है। एवरेज में ले तो 6 होता है। मानव मूत्र का pH मान एवरेज में ले तो 6 होता है। pH मान ये दिया किसने था? तो pH मान सोरेनसन ने दिया था 1909 ईस्वी में। सोरेनसन ने दिया था 1909 ईस्वी में। वहीं pH मान की बात करें, समुद्री जल का pH मान 8.4, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.5, दूध का pH मान 6.4, वहीं शराब का pH मान 2.8, सिरका का pH मान 2.4 और नींबू का pH मान 2.2 होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो बच्चों को जन्म के समय MMR नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। समझ लेते हैं BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेकिली कैलमिटी ग्यूरिन BCG का फुल फॉर्म होता है। यह TB के लिए दिया जाता है। BCG का टीका वैक्सीन जो है TB के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी इसका फुल फॉर्म होता है हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें OPV की बात करें तो OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ये पोलियो की रोकथाम के लिए दिया था। वहीं MMR मेसल्स, मम्स एंड रूबेला, ये तीनों के लिए वैक्सीन दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? जब किसी बच्चे को बाहर जाना होता है, वह भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है अंतःश्वासित वायु, यानी जो सांस हम लोग अंदर लेते हैं
उच्छ्वासित वायु जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो अंदर तो हम लोग लेते हैं लगभग 21% जो वायुमंडल में उपस्थित होता है, छोड़ते समय 4% लगभग हम लोग शरीर में रख लेते हैं, उसका जो बॉडी उसका यूज़ कर लेती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कल भी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन लेते कितना 21%, छोड़ते हैं लगभग 17%। वहीं CO2 की बात करें, अंदर लेते कितना 0.04%, छोड़ते हैं 4.04%। वहीं नाइट्रोजन 78 के लगभग लेते हैं, उतना ही बाहर छोड़ते हैं। और इसके अलावा एक बार और एग्जाम में आ गया था जल वाष्प, तो अंदर जब हम लोग सांस लेते हैं तो लगभग 1.25% लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो 6.2% के आसपास जल वाष्प छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो CO2 की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी। किसकी? CO2। हृदय की बात करें तो इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अच्छा, धमनी क्या होता है? धमनी का क्या कार्य होता है हृदय में? तो धमनी शरीर जो है, शरीर में धमनी का कार्य होता है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाता है। कौन? धमनी। वहीं शरीर से हृदय की ओर रक्त कौन पहुंचाता है? सीरा पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? सीरा पहुंचाता है। वहीं हृदय की बात करें तो हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। वहीं सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। वहीं ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को डायलोस्टिक कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है क्रेब्स की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका नामांकन किया था रॉबर्ट ने और इसका पहली बार देखा था रॉबिन्स एंड ब्राउन ने। वहीं कोशिका द्रव की बात करें तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। साइटोप्लाज्म अंग्रेजी में कहते हैं इसे। वहीं जीव द्रव का जो है 99% भाग जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना है। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। कितना प्रतिशत? 80% भाग जल होता है। अच्छा, कोशिका की बात आई तो कोशिका तो यह जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। वहीं कोशिका को पहली बार किसने देखा था? ल्यूमेन हॉक ने दिया था। जबकि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने देखा था। वहीं कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्म ग्लेप्सोपिटकमा माइक्रो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का हिस्सा नहीं है? तो कर्णावर्त, यह मानव के आंख का हिस्सा नहीं बल्कि यह कान के अंदर का हिस्सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो माँ के दूध में। किसमें? माँ के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, दूध का स्रावन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बार एग्जाम में आया। दूध स्राव को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना वन क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका विशेषता कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम या उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इस ऑप्शन के अनुसार सोमालिया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कौन कौन देश से गुजरती है एक बार हम लोग देख लेते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इतनों देशों से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका,
मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इतने देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो इस रंग का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। हम लोग जानते हैं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केप केनावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, किस के तट पर स्थित है? तो ये फ्लोरिडा के तट पे है, ऑप्शन नंबर डी। किस पे है? फ्लोरिडा के तट पे है। चलिए मैप में देख लेते हैं इसका पोजीशन कहाँ है। देखते हैं, ये हुआ यूएसए अमेरिका हुआ और यहाँ पे ये फ्लोरिडा का क्षेत्र है और यहीं पे है क्या? केप केनावेरल। तो ये किस तट पे है? तो ये फ्लोरिडा के तट पे है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो प्लास्टिक के उपयोग एवं उपयोग में वृद्धि, बिल्कुल ये चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी चिंता है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये भी चिंता है। ओजोन परत का बढ़ना, ये चिंता नहीं है। ओजोन परत का घटना ये चिंता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न पर विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, यह कहाँ की विशेषता है? तो यह भूमध्य सागरीय की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की? भूमध्य सागरीय की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में ऑरेंज नदी नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर सी। ऑरेंज नदी यह कहाँ बहती है? तो ऑरेंज नदी यह साउथ अफ्रीका में बहती है। साउथ अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। और ये ऑरेंज नदी गिरती कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। ये दक्षिण अफ्रीका की लंबी नदी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी यही है। कौन? ऑरेंज नदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओएनजीसी ने भारत के पहले शैल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल में किया है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें ओएनजीसी, इसका गठन कब किया गया था? तो ओएनजीसी का गठन 1956 में किया गया था। कब किया था? 1956 में। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी। वहीं इसके राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो इसके राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें दिया हुआ है घाट प्रवाह नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन क्राउन में गोकक जलप्रपात गोकेक नदी पर ही स्थित है। गोकेक नदी पर ही स्थित है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग जलप्रपात देख लेते हैं। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर। वहीं चित्रकूट जलप्रपात या इंद्रावती नदी पर है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अच्छा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात यह किस नदी पर है? शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। किसकी? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये तीनों सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस सम्मिलित नहीं है। इसमें मुख्यतः 4 देश आते हैं। पहले 3 थे, कहीं कहीं 4 दिखाता है। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क भी आते हैं। चलिए मैप में तो स्कैंडिनेवियाई देश की बात करें तो ये यूरोप का सबसे ऊपर ये हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्वे, उसके बाद ये स्वीडन और ये हो गया फिनलैंड और यहाँ पे ये हो गया डेनमार्क। ये चारों देशों को हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश में रखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश में है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अच्छा मैप में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से साइड में है। चलिए समझते हैं हम लोग। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया के ये
पूर्वी वाला, पूर्वी और दक्षिणी के मध्य कह सकते हैं, पूरब और दक्षिण के मध्य का ये वाला जो एरिया है, यहीं पर है न्यू कैसल पोर्ट, और यहीं पे एक एयरपोर्ट भी है, न्यू कैसल एयरपोर्ट। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब दक्षिण वाला क्षेत्र में ये पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसानों को खास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 1998-99 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी। छोटे मोटे जो उद्योग हैं उन्हें जो है पूंजी उपलब्ध कराना ही मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भुगतान संतुलन क्या है? तो किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का वितरण ही भुगतान संतुलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो ओपेक का मुख्यालय जेनेवा, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ओपेक का मुख्यालय जेनेवा नहीं, इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना में है, और इसका स्थापना किया था 1960 ईस्वी में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह समूह है, लगभग 13 देश का यह समूह है। वहीं कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, नाटो का ब्रुसेल्स, अब WTO का जेनेवा। बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? फ्लोरीन, हेलोजन। तो हेलोजन पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर समूह में पाए जाते हैं। हेलोजन तत्व कितने हैं? तो कुल 5 इसमें हैं। 2 गैस अवस्था में है, 1 द्रव अवस्था में है, और 2 ठोस अवस्था में है। गैस अवस्था में है क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है गैस अवस्था में। द्रव अवस्था में ब्रोमीन है, वहीं ठोस अवस्था में आयोडीन और एस्टेनिन है। आयोडीन और एस्टेटिन है, एस्टेनिन नहीं एस्टेटिन कहते हैं, एस से उसे डिनोट करते हैं। वहीं बात करें क्लोरीन जो होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है। और ये सारे जो तत्व हैं यह सारे अधातु हैं, यह सारे अधातु हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु है, अधातु होती है? तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन जो है अधातु के रूप में है। वहीं धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन होगा। ये था दोस्तों एडुटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाले जो एग्जाम मध्य निषेधक का एग्जाम होने वाला मई में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये एडुटेरिया का सेट जो पर डे आता है, ये तो सबके लिए बहुत अच्छे हैं। पूरा सेट आप लोग देखिए। इसके अलावा महेश बरवा का साइंस और ज्योग्राफी भी चालू है, वो भी देखिए। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ये दोनों बुक हम कंप्लीट कर देंगे, तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।